हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार और SKL स्टडी व्यास यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है ना। और आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। किसी ना किसी सेट में ये आपको 4 से 5 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको रदरफोर्ड का परमाणु रदरफोर्ड का अल्फा कट प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा के गया था, ठीक है ना। जिस छात्र छात्रा ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया वो वीडियो देख लें, इससे पहले वाली वीडियो जिसमें रदरफोर्ड का अल्फा कट प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा के गया मैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट था, ठीक है ना। इसी तरह से आज हम इसके बाद पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। तो वहां पर रदरफोर्ड ने 1911 में प्रयोग किया था। जस्ट उनके बाद 2 साल बाद यहाँ पर एक प्रोफेसर नील्स बोर आए थे, ठीक है ना। इन्होंने 1913 ईस्वी में एक अपना मॉडल प्रस्तुत किया था और अपने इस मॉडल के लिए नील्स बोर ने 3 नए अपग्रहित प्रस्तुत किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें सन 1913 ईस्वी में प्रोफेसर नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और अपने इस मॉडल के लिए 3 नए अपग्रहित दिए, ठीक है ना, प्रस्तुत किए। तो पहला है कुछ इलेक्ट्रॉन विशेष कक्षाओं में विशेष कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन विशेष कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं जिन्हें स्थायी कक्षाएं या क्रम संख्या कहते हैं। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। h/2 का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नील्स बोर ने अपना पहला निष्कर्ष क्या दिया था बेटा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है ना, वो विशेष कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं जिन्हें हम स्थायी कक्षाएं या फिर क्रम संख्याएं कहते हैं। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है बेटा वो h/2 का क्या होता है बेटा, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो है विशेष कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिन्हें हम लोग स्थायी कक्षाएं या फिर क्रम संख्याएं कहते हैं। लेकिन प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कोणीय संवेग का कितना होता है बेटा, h/2 का पूर्ण गुणज होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना बताया बेटा मैंने, कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पर n क्या है आपके पास, जहां पर n आपके पास 1 2 3 4 डॉट 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 है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे कक्षा की क्रम संख्या या स्थायी कक्षा कहते हैं, ठीक है ना। जहां पर n क्या है, ये आपकी कक्षा की क्रम संख्या या फिर इसे स्थायी कक्षा कहते हैं। जैसे पहली कक्षा होगी, दूसरी कक्षा होगी, तीसरी कक्षा होगी, तो n का मान यहाँ पर 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये
एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है ना, एच अपॉन टू पाई, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एच अपॉन टू पाई का क्या होता है बेटा, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है ना। ये पहला केस हो गया इसमें, ठीक है ना, निष्कर्ष हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, ठीक है ना। अब हम इसका क्या देखेंगे, दूसरा निष्कर्ष। तो दूसरे निष्कर्ष में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित होने वाले यानी कि लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। यानी कि इन्होंने दूसरा निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अवकेंद्रीय बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित होने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने, पहला निष्कर्ष मैंने आपको समझा दिया। दूसरा निष्कर्ष क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित मतलब लगने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, ठीक है, तो यह है कोई परमाणु, है ना, पहली ये इसका क्या है, नाभिक है, ये इसका क्या है, नाभिक। जैसे कोई परमाणु है, ठीक है ना, तो ये इसका क्या है, नाभिक है, और नाभिक का क्रमांक होता है, ठीक है ना, नाभिक का क्रमांक होता है कितना, Ze। नाभिक का क्रमांक क्या होता है बेटा, Ze। ये क्या है, नाभिक, इस पे लिख दे रहा हूं मैं, नाभिक, ठीक है, ये क्या है, नाभिक। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए, ठीक है ना, यानी कि परिक्रमा करने के लिए, तो यह हम मान ले रहे हैं क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में, ठीक है ना, घूमने के लिए जो आवश्यक अपकेंद्रीय बल होगा वो कहां से मिलेगा हमें, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित होने वाले स्थिर वैद्युत बल से मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो आवश्यक अपकेंद्रीय बल है, अवकेंद्रीय बल आवश्यक अवकेंद्रीय बल किससे मिलेगा बेटा, स्थिर वैद्युत बल से, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अवकेंद्रीय बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित होने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक जो अपकेंद्रीय बल है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित होने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तो आवश्यक अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला पढ़ के गए हो, mv² अपॉन r बराबर स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला। तो स्थिर वैद्युत बल का जो हम लोग कूलाम नियम पढ़े हैं वही स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है। तो कूलाम नियम क्या पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ होता है Q1 Q2, यहाँ होता है Q1 Q2 अपॉन में होता है R स्क्वायर। अब मैं यहाँ आवेशों की जगह इसमें करेक्शन करूंगा, ठीक है, आवेशों की जगह करेक्शन करूंगा, ध्यान रहे। अब देखो
यहाँ पर जेड ई में क्या बोला कि भाई नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित होने वाले स्थिर वैद्युत बल से मिलेगा। तो यह नाभिक का क्रमांक है जेड ई और यह इलेक्ट्रॉन है ई। तो जहां Q1 होता है वहां पर रहेगा जेड ई इंटू Q2 होता है वहां पर कितना रहेगा ई, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है आर। तो यहाँ पर हो गया आर उसका। तो यही आपका सेकंड केस है, ठीक है ना, निष्कर्ष जो नील्स बोर ने आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोफेसर नील्स बोर ने दूसरा निष्कर्ष यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित होने वाले स्थिर वैद्युत बल से प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका तीसरा निष्कर्ष देखेंगे। तीसरा निष्कर्ष क्या है, ठीक है ना। तो तीसरा निष्कर्ष यहां पर यह है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ये ऊर्जा स्तर है, ठीक है ना, और अपने पास एक ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ठीक है। ये दो ऊर्जा स्तर है अपने पास। तो इसको मान ले रहे हैं हम लोग E1 और इसको मान ले रहे हैं हम लोग E2, ठीक है ना। इसी तरह से मैं एक और चित्र बना रहा हूं, एक ये ऊर्जा स्तर है और एक ये ऊर्जा स्तर है। जैसे मान लीजिए ये E1 है और ये E2 है, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से अगर निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है तो वो क्या करेगा, दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा का क्या करेगा बेटा, उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, उत्सर्जन। तो जैसे दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा कितना, E2 माइनस E1, ठीक है ना। तो क्या है, ये उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, उत्सर्जन, संक्रमण, ठीक है ना। तो जब हाइड्रोजन परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है यानी कि प्रवेश करता है, तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के, ठीक है ना, तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक है ना। निम्न से अगर उच्च में जाएगा तो अवशोषण करेगा। क्या करेगा, अवशोषण, अवशोषण संक्रमण, ठीक है ना। और यदि उच्च से निम्न में आ रहा है तो उत्सर्जन करेगा, ठीक है ना। तो किस प्रकार से हमें परिभाषा बतानी है इसमें, जब हाइड्रोजन परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतरों के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। और यदि निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है यानी कि प्रवेश कर रहा है तो वह उतनी ही ऊर्जा का क्या करेगा बेटा, अवशोषण करेगा, ठीक है ना। तो इसमें तीसरा निष्कर्ष यहाँ पर नील्स बोर का यह है कि जब हाइड्रोजन परमाणु का, जब हाइड्रोजन परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, संक्रमण करता है तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के, तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर, अंतर के बराबर ऊर्जा का, दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन, उत्सर्जन करता है,
यदि यदि निम्न से यदि निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो भी वह उतनी ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। ठीक है ना। तो ये इसका तीसरा केस हो गया। जब हाइड्रोजन परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा का क्या करेगा बेटा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है ना। और यदि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वह उतनी ही ऊर्जा का क्या करेगा बेटा, अवशोषण करेगा। ठीक है ना। तो ये उच्च ऊर्जा स्तर है और ये निम्न ऊर्जा स्तर है। तो जब उच्च ऊर्जा स्तर से हाइड्रोजन परमाणु को कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से अगर निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर क्या करेगा बेटा, उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, उत्सर्जन। और यदि निम्न से उच्च में प्रवेश कर रहा है यानी कि संक्रमण कर रहा है तो भी वह दोनों ऊर्जा स्तरों के बराबर क्या करेगा, अंतर के बराबर अवशोषण करेगा। ठीक है ना। तो भी वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर क्या करेगा बेटा, अवशोषण करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर नील्स बोर ने 3 नए अपग्रह प्रस्तुत किए थे जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना। जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको बेल आइकन के माध्यम से मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।